नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को होलिका दहन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे साथ आज होलिका दहन के उपलक्ष्य में जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश की होने वाली एक नायाब होली के बारे में भी बात करेंगे। आपका स्वागत है मैं तो सर अनुपम जी। नमस्कार सर। मैं तो रेगुलर जुड़ता हूँ। होलिका दहन के उपलक्ष्य में जुड़ रहे से क्या तात्पर्य है आपका? वो अभी बताते हैं। तो ये बताइए साहब कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा कि मुख्यमंत्री अपने को 30 मार ख़ां समझते हैं। तो ये साहब ये उन्होंने क्यों कहा? वैसे तो 30 मार ख़ां वाली जो है ये भी एक कहानी है पुरानी, वो भी मुगलों से ही जुड़ी हुई है। तो ये मुगलिया काल के जो 30 मार ख़ां का जो वक्तव्य है, ये अखिलेश जी क्यों दे रहे हैं? वो हर बात में खान लाना चाहते हैं। वो, वो, वो हर बात में खान पठान का रेफरेंस देना चाहते हैं, इसलिए दे रहे हैं। वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए ऐसा कहा जाए। 30 हुँ। मार खा समझते हैं और वगैरह वगैरह। योगी तो उल्टे ये कह रहे हैं कि साहब मेरा क्या है। जैसे मोदी कोई जमाने में कहते थे झोला उठा के चला जाऊंगा, योगी कहते हैं मुझे क्या दिल्ली नहीं जाना है, लखनऊ से जाऊंगा तो गोरखपुर चला जाऊंगा। तो हुँ। आप देखें हाँ, ना, वो तो बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी रमता जोगी। वो तो एक 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 तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो अपने हुँ। गोरखपुर जाने की बात कर रहे हैं और बहते पानी के हिसाब से कुंभ के पानी को भी वो बता रहे हैं। तो आपने देखा ही पार्लियामेंट में पर्यावरण मंत्री ने बताया, उसी एजेंसी के हवाले से, जिस एजेंसी के हवाले से आप आरोप लगा रहे थे, उसी एजेंसी के हवाले से उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो योगी ऐसी कोई 30 मार्का वाली बात तो है नहीं। क्या कुछ उन्होंने ऐसी अब तक अपने को लेकर तो कोई बात कही नहीं। देखिए, योगी को लेकर जितना एक आज की तारीख में एक माहौल क्रिएटेड है, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेकर नेपाल तक। तो एक जो एक उनका एक माहौल क्रिएटेड है। योगी कभी अपने बारे में तो मैं बात करता देखता नहीं उनको। ही नेवर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। मैं आपको 30 मार खां वाली कहानी पता है कि नहीं पता है? आप सुना ही डाले सर। ये अकबर बादशाह जो थे वो बीरबल से एक बार बड़ी डींग हाँक रहे थे कि साहब कि देखिए मैं एक तीर से 2 शिकार कर देता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा ऐसी क्या बड़ी बात है? मेरे पास तो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक झटके में 30 का शिकार कर देता है। तो उन्होंने कहा भई ऐसे आदमी को दिखाया जाए। तो ऐसा आदमी लाया गया और उसने जो है एक झपट्टे में 30 मक्खियाँ मार डाली। इसलिए उसको 30 मार खां कहा जाता है। तो नहीं, तो अब फिर ये तो एक अलग अखिलेश जी बात को निकली ना एक। अखिलेश तो जी क्या अपने मतलब? आप को मक्खी समझते हैं इसका क्या? वही मतलब ये किस तरह की बातें हो रही हैं? योगी जी क्या मक्खियों का शिकार कर रहे हैं? ऐसा ना कहें भाई। ये तो अखिलेश जी ने कहा, वो अपने आप को मक्खी मार रहे हैं, उनका शिकार हो रहा है डेली-डेली। और वैसे ये बताएँ साहब इस बार जो होली हो रही है उत्तर प्रदेश में, गज़ब की होली हो रही है। बताया गया कि 64 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है कि रमज़ान का कोई जुम्मा और होली एक साथ पड़े हैं। बताते हैं 4 मार्च 1961 को ये ऐसा संयोग पड़ा था। तो अब 4 मार्च 1961 को तो मैं तो 1 वर्ष का था, आप तो संभवतः उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो अब 4 वर्ष 1961 की स्मृति तो किसी को है नहीं, लेकिन यदि कुछ पता हो, तो साहब वो 1961 में और 2025 में क्या अंतर है, रमज़ान के जुमे की होली में? एक बड़ी मजेदार बात ये है कि लोग एक रॉ और एक माहौल में बात करते हैं। अभी तक कह रहे थे वो 144 साल वाला कुंभ कुछ नहीं है, ऐसा फर्जी है, हर 12 साल में आता है, बस चले तो हर साल आ जाए वगैरह वगैरह। अब लोगों ने कहा कि सर 64 साल बाद रमजान और होली एक साथ पड़ेंगे ना, ये सब बकवास है, हर साल ऐसे ही पड़ता है, हर दूसरे साल ऐसे ही पड़ता है। तो उनको हर बात का एक विरोध करने वाली बात। देखिए, रमजान और होली एक साथ पढ़ना नहीं पढ़ना ये सब एक अलग बातें हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि साहब कोई ना कोई त्योहार हिंदुओं का और मुसलमानों का टकराता ही रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि साहब दोनों लोग त्योहार मना लें, दोनों लोग खुशी खुशी अपने त्योहारों को पूरा कर लें। एक यही एक तरीका रहता है।
और चूंकि जैसा कि अच्छा ये एक बात अभी बड़ी चल रही है कि साहब अनुज चौधरी ने कह दिया कि 52 जुमे होते हैं और होली एक बार आती है। मैं बार बार लोगों को याद दिला रहा हूँ कि ये बयान अनुज चौधरी का नहीं है, ये बयान योगी ने 2018 में दिया था, जबकि उनको जुमा जुमा केवल 1 साल भी नहीं हुआ था मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने ये बयान दिया था। तो उन्होंने ही लिटरली उन्होंने योगी के बयान को दोहराया है, उन्होंने योगी के बयान को दोहरा दिया पूरी तरह। तो उन्होंने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है। और जाहिर सी बात है, होली साल भर का एक त्योहार था, पूरी दुनिया से लोग लौट लौट के घरों पे आते हैं होली के लिए। तो या तो भाई दोनों बातें उन्होंने कही ना कि या तो भाई होली चल रही है तुम उसका हिस्सा बन जाओ, और नहीं तो जितनी है रंग चल रहा है उतनी है अंदर रहो। अब ये मतलब 80 करोड़ लोगों को कैसे आप माइक्रो मैनेज कर सकते हैं कि रंग यहाँ डालो यहाँ नहीं डालो, टोपी पर नहीं डालो, बिना टोपी भी डालो, या जो भी है आप सोचे ना, मतलब आप कैसे रोक सकते हैं 80 करोड़ लोगों को अच्छा उसमें एक भी अगर इस तरह का वाक्य आ जाता है, वीडियो आ जाता है कि साहब किसी गैर मुस्लिम पे बन गया, तो फिर उसका एक तमाशा बनने लगता है कि साहब ये तो गुंडागर्दी हो रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो अब इसका मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई इतनी गलत बात कह दी भाई। अब मैं सुबह से देख रहा हूँ एक वीडियो वायरल है, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर अपने हाथ से रोजा इफ्तार बांट रहे हैं खड़े होके वेटर की तरह। तो क्या है वो क्या है, तो उसमें अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कौन बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव की सरकार में इन्हीं पुलिस वालों की दिन में 5 बार मंदिरों में ड्यूटी लगती थी, घंटा पकड़ के खड़े होते थे कि अजान के समय घंटा ना बज जाए। बड़ा वायरल फोटो है, वो क्या था। तो इसमें अनुज चौधरी की बात को लेकर इतना ज्यादा जो एक तमाशा मच रहा है मेरी समझ के बाहर है। और रही बात मस्जिदों को इस तरह ढकने की, इससे पहले कौन जाके मस्जिद पे रंग डाल देता है भाई। एक तरफ तो आप हाईकोर्ट में खुद ही पिटीशन डाल के बैठे हो कि हमको मस्जिद को रंगने पोतने दिया जाए और दूसरी तरफ कह रहे हो रंग पड़ जाएगा तो मस्जिद खराब हो जाएगी। अरे साहब तो मजे की बात यह है, आप ये देखिए कि जो मस्जिदों के ढकने का जो सीन दिखाया जा रहा है, तो मस्जिदें भी जो है वो रंग बिरंगे कपड़ों से ढकी जा रही हैं। ये तो हराम हो गया बिल्कुल। देखिए मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि साहब एक बदलता हुआ समय है और धीरे धीरे 1000 साल बाद हिंदू समुदाय को फाइनली लग रहा है कि साहब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है और कहीं ना कहीं उनका सब्र का पैमाना छलक रहा है। और इसके चलते वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना असर्ट कर रहे हैं कि साहब हम तो अपना त्योहार मनाएंगे, आप हमको दिवाली पर ज्ञान ना दें, आप हमको होली पर ज्ञान ना दें, आप हमको हमारे किसी त्योहार पे ना ज्ञान दें, हमें तो जो करना है। अब बाकी तो ये है कि स्थितियां बदलती हैं। एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में मंदिरों को ढक दिया था सिर्फ इसलिए कि वो जो सऊदी सऊदी अरब के बादशाह आए थे उनको बुरा ना लग जाए, काशी, वो भी काशी में, बनारस में उन्होंने सारे मंदिरों को तिरपाल डाल के ढक दिया था कि सऊदी अरब के बादशाह गुजर रहे हैं जिनको घुमाने के लिए ले गए थे नेहरू। तो उन्हें लगा था कि इन्हें बुरा ना लग जाए मंदिर देख के और मूर्तियां देख के इनकी सेंसिटिविटीज ऑफेंड ना हो जाए, तो उन्होंने मंदिरों को ढक दिया था। और नजीर बनारसी का बड़ा फेमस शेर है साहब उनका कि अदना से गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। तो आज मंदिरों को ढके, तो मंदिरों को ढके जाने से लेकर मस्जिदों को ढके जाने तक ये पिछले तकरीबन 100 साल की कहानी, 80 साल की कहानी भारतीय लोकतंत्र। अब बताइए साहब, न केवल मस्जिदें ढकी जा रही हैं, आपके नमाज का वक्त भी तब्दील हो गया है। और नहीं मस्जिदें नहीं मस्जिदें मस्जिदें सरकार नहीं ढकने कह रही है, हिंदू नहीं ढकने को कह रहा है, आप स्वयं ढक रहे हैं साहब, आप स्वयं ढक रहे हैं। और आपने स्वयं जब अगर बुर्का भी पहनना चाहा तो किसने रोक लिया आपको। हाँ, तो मस्जिदें हिजाब में हैं। हालांकि मस्जिदों के हिजाब का कोई ऐसी ताकीद नहीं है, मैंने तो काफ़ी कुछ कुरान पढ़ रखी है, उसमें कहीं इनफैक्ट मस्जिद नाम का कोई जिक्र भी नहीं है। तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि साहब की मस्जिद नापाक हो जाएगी, रंग पड़ गया नापाक हो जाएगी। मैं देख रहा था वो अपने टीवी 9 वाले हैं ना, अमिताभ अग्निहोत्री जी, वो पूछ रहे थे कि यार ऐसी कोई बिल्डिंग है क्या जिसपे लोग पान की पीक ना थूकते हो, तो उससे तो नापाक नहीं होती मस्जिद।
गुटखा थूकने से और पान की पीक थूकने से नापाक नहीं हो जाती, होली का रंग गिर गया तो नापाक हो जाएगी साहब। अब दुर्भाग्य कि इस तरह की स्थितियां आ गई हैं। और प्लस भड़काने वाले लोग भी हैं। एक भड़काने मतलब कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें ताकत अपनी हाथ में रखनी है, वो भड़काने को तैयार हैं। एक बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं जो भड़कने को तैयार बैठे हैं, परेशान हैं, आतुर हैं कि कोई हमें भड़का दे। तो वो ठीक है, दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। हाँ, वो तो अगर ये आप भारत न्यूजीलैंड से भी जीत जाता है और उस पर लोग विजय जुलूस निकालते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाता है, उस पे भी लोगों को तकलीफ हो जाती है और नहीं, जब पता चल देखिए, जाए। न्यूजीलैंड से जीतने वाली बात तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं। कल 12 मार्च थी। हम्म 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आपको याद होगा। हम्म कितने करीब 350 लोग मारे गए थे, 1500 1600 लोग घायल हुए थे। कितनी बड़ी घटना थी साहब। उसमें साहब दाऊद इब्राहिम भाग गया करके, और मेमन को फांसी हो गई। और उसके बाद जो ये मेमन का जो जो जनाजा था, ये सब हम्म अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर और प्रधानमंत्री के जनाजे को फेल कर दिया। आप देखें साहब, देखें, जस्ट लुक एट दिस। तो अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मतलब 5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ उस आदमी के लिए जिसने पूरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो अगर आप मेमन के जनाजे में खड़े हो सकते हैं तो न्यूजीलैंड की जीत तो एक छोटी बात है सर। वो तो हर एक के जनाजे में वो तो आता है ना कि साहब की अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अतीक अहमद का जब जनाजा हुआ था तो उनको मिट्टी देने वाले उनके घर वाले नहीं मिले थे, पुलिस वालों ने दफनाया आप फिर वो योगी वर्सेस अदर्स ले आए बीच में। लेकिन आप याद कीजिए वो बदायूं में हुआ था ना किस्सा, जब किसी के छोटे बच्चे को जाके वो मार के आए थे और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया था। तो वो पूरा बदायूं शहर था उसके जनाजे में। तो सो तो ये तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी बड़ी भीड़ थी। वो इसलिए कि अफजाल अंसारी सांसद हैं, हम्म, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, पूरी पार्टी की भीड़ उसमें थी, और वो खुद सांसद हैं। वहां भी थी, ऐसी बात नहीं है। अतीक क्या, चूंकि कोई बचा ही नहीं, अतीक चला गया, उसका लड़का चला गया, उसका भाई चला गया, बाकी 2 लड़के जेल चले गए, 2 लड़के उसमें चले गए, क्या नाम है, बाल सुधार गृह में चले गए। बहन गिरफ्तार हो गई, बहनोई गिरफ्तार हो गया, बीवी फरार हो गई, छोटे भाई की बीवी फरार हो गई, तो कोई था ही नहीं ना साहब, समझो। कहाँ है बीवी? वो गुड्डू, क्या नाम है उनका? गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम। कोई कह रहे हैं कि साहब गुड्डू मुस्लिम से उन्होंने नाता जोड़ लिया है। अब ये नहीं सब साहब, बातों का मैं क्या जवाब दूं, मैं मुझे ये सब नहीं लगता, लेकिन मुझे ईमानदारी से लगता है कि अरे साहब अतीक की पत्नी प्रयागराज हो में या गलियों में चर्चा तो होती होगी ना कुछ। चर्चा सोशल मीडिया पर ज्यादा होती है। आप देखें कि हम्म, अशरफ की पत्नी हो या अतीक की पत्नी, मुझे ईमानदारी से लगता है कि पुलिस उनको पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक अशरफ की पत्नी का नाम जैनब है, और अतीक की पत्नी का नाम देखिए मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो दोनों ही इतने समय से फरार हैं। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने में इंटरेस्टेड है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी लगता है कि साहब पकड़ लोगे तो दोनों महिलाएं हैं, 2 दिन में बेल पे बाहर आ जाएंगी और घूम घूम कर गालियां देंगी। तो इससे अच्छा इनको फरार ही रखो, बेहतर है। हाँ, फरार रहेगी तो कम से कम उनको थोड़ा बहुत तो डर लगता रहेगा ना, अंदर छुपी रहेंगी। तो साहब ये तो आपके जो उत्तर प्रदेश का जो एक ये है, एक शाहजहांपुर में एक और एक विचित्र किस्सा होता है, आपको पता है कि नहीं होता है? हाँ, वहाँ होली मनाने का तरीका है साहब, मैंने देखा है। वहाँ एक वो होली मनाने का तरीका है, वहाँ पर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति को उसका जुलूस निकाला जाता है और उसको क्या मूर्ख राज या कुछ इस तरह की उपाधि देके और उसका जुलूस निकाला जाता है। तो साहब ये तो बड़ी ही डीमीनिंग एक प्रथा है। इसके बारे में
कुछ नहीं हो रहा, और सुरेश होली खन्ना जी जो है होली को लेके हर जगह है, होली को लेकर हर जगह है। जैसे यहाँ पे प्रयागराज में महामूर्ख सम्मेलन होता है, और उसमें जो मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, मुझे याद है वो जो पंजाब के डीजीपी थे बेदी साहब, वो आए थे मुख्य अतिथि बन के, मैं भी उसमें अतिथि था, मुझे याद है। तो उसमें दिया दिया प्रज्वलन नहीं होता है, दीप प्रज्वलन नहीं होता है, उसमें जो मुख्य अतिथि होता है वो कद्दू काटता है। तो और मुख्य अतिथि को ही महामूर्ख की उपाधि दी जाती है। वही ये जानते समझते हुए आके यहाँ पे मुख्य अतिथि बनता है। तो ये सब होली की अलग अलग अपनी परंपराएं हैं, वो किसी का अनादर करने के लिए नहीं है। होली हुड़दंग का मौका है। होली होली आप बताइए, अलग अलग जगह पे आप काशी में देखिए, अब वो चिता से होली खेल रहे हैं सर। 11,000 चिताओं की भस्म लेके वो राख लेकर होली खेल रहे हैं। तो होली के तो अपने अपने किस्से, अलग अलग निराले तरीके हैं सब। हर हर जिले का, हर जगह का एक लोकल एक अंदाज है। तो उस मुझे नहीं लगता वो किसी को डिमीन करने के लिए, मुझे नहीं लगता वो किसी को बेइज्जत करने के लिए है। और देखिए वो वहां पे लाट साहब बना के लाते हैं, कोतवाल से नेक दिलाते हैं। किसी जमाने में एक ब्रिटिश कोतवाल था, उसने नेक दे दिया था, तब से वो परंपरा चली आ रही हो कि जब कोतवाल नेक देगा तब वो जुलूस खत्म होगा। तो होली की तो सब अपनी अपनी परंपराएं हैं, और चूंकि ये एक उल्लास का और हुड़दंग का त्योहार है, और इसमें माना जाता है कि लोग एकदम निसंकोच होकर और एकदम अपने सारी इनहिबिशंस त्याग कर नाचने गाने का मौका है। और 2017 आखिरी दिन बार था जब उत्तर प्रदेश में डीजे बैन था। अब तो डीजे भी चलता है और म्यूजिक भी चलती है, और जब तक उषा उत्थप की आवाज में नाकाबंदी ना सुनाई दे तब तक लगता ही नहीं कि होली हो रहा है। तो वो 2017 तक तो अखिलेश सरकार ने डीजे बैन कर दिया था। कल मैंने अपने शो पे दिखाया था, उनका आदेश अच्छा। दिखाया था। हाँ, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। तो उन्होंने आदेश किया था कि साहब, किसको किया था? डीजे वालों को आदेश किया था कि अगर तुमने अपना लाउड स्पीकर, अपना डीजे किसी को दिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो एक पहले तो यहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक बैन किया गया था, लेकिन अब तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लोग खुशी से अपना होली मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। और देखिए भेज दिया मैंने आपको। हाँ, मैं इसको लगवा दूंगा। हम्म। तो ये तो साहब ये सीन हो गया आपका, और संभल का भी विशेष तौर से उल्लेख किया जाए। संभल में अब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि योगी जी ने काफ़ी कुछ अभी जो एक इंटरव्यू दिया था, आपने देखा था, एक इंडिया टुडे पे योगी दिया था जी ना ने शायद। अपना रोड मैप बताया है बाकायदा। जैसे उनसे पूछा गया कि भाई अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब क्या? उन्होंने कहा अब संभल में 54 तीर्थ मिल गए, बाकी मिलने हैं, वो ढूंढ रहा हूँ। और मथुरा वृंदावन में कर रहा हूँ, दोनों जगह मैंने काफी रकम अलॉट कर दी है, पैसे अलॉट कर दिए हैं। और फिर उन्होंने तो एक वो जिसे एक ऐसा जुमला भेजा, बोला जो अभी तक बहुत चर्चा में, पता नहीं क्यों नहीं। मैंने कल तो अपना शो ही इसी पे किया था। उन्होंने कहा भी देखिए आने वाले दिनों पे इस डायलॉग की बहुत चर्चा होगी। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। हाँ उन्होंने कहा हाँ मेरा हाँ, मौका तो मिले मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। अरे वो चांद बर्दी वाला याद होगा आपको, मत चूको चौहान। तो अब उन्होंने कहा कि मेरे पास समय था। अच्छा, योगी ने हर बार साबित किया है इस बात को। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो व्यास तहखाना है ज्ञानवापी के नीचे, उसको मस्जिद, योगी जी ने कहा है उसको मस्जिद ना कहा जाए। तो ज्ञानवापी के नीचे जो व्यास तहखाना है, उसमें शाम को 3 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है खुलवा दिया जाए। सब मुस्लिम पक्ष कहता है ठीक है, हम कल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कह जाइए। पर शाम को 7 बजे तक वहां घंटा घड़ियाल बजने लगा। खुल भी गया, बैरिकेडिंग भी लग गई, आरती होने लगी, दर्शन होने लगा। तो ये वही मेरी बात की, मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। योगी चूकते नहीं है। मैं आपको बता रहा था, ये पिछली बार बताया था मैंने आपको कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था। तो वहां पे साहब एक मस्जिद बना ली थी और 30-35 मज़ारें बना दी थी। तो मेरे ऑफिस में एक समय वो कोविड के दौरान वो आए हुए थे हरिशंकर जैन जी। तो मैंने उनको ले जाकर दौरा कराया, मैंने दिखाया। हरिशंकर जैन जी ने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोगों ने वो किया, केस किया। और जैन साहब ने उसमें ऑनलाइन बहस की, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। तो ऑनलाइन बहस पे चीफ जस्टिस का आदेश आया कि मज़ारे गिरा दीजिए।
मस्जिद गिरा दी जाए। और शाम को 4 बजे आदेश हुआ, और इसके पहले कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते, रात को 9 बजे तक वहां बुलडोजर चल गया पूरा। तो जो मैं आपको, अब तो वहां अच्छी खासी गुलाबबाड़ी है। तो मेरा कहना है कि ये जो, अच्छा वहां पे तराबी पढ़ी जाने लगी थी, पूरा पार्क हाथ से निकल गया था। तो एक महीने के लिए उसमें जब काफी तराबी काफी पढ़ी बड़ा जाती पार्क है तो अरे साहब वो एल्फ्रेड पार्क बहुत हिंदुस्तान है के सब, वास्तव में। एल्फ्रेड पार्क कहते थे, कंपनी गार्डन कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पड़ाव डाला था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्कों में से उसका जो वॉकिंग प्लाजा है वो 3 किलोमीटर से ज्यादा का है। तो सैकड़ों एकड़ का पार्क, उसको शहर का फेफड़ा कहा जाता है। और उस पे सोचे कि बाकी लोग के लिए टिकट लगता था, और अखिलेश यादव सरकार ने नमाजियों के लिए फ्री कर दिया था। तो साहब वहां पे 10,000 नमाजी वहां पे तरावी पढ़ते थे, पार्क लोगों ने जाने वॉक करना बंद कर दिया था। तो साहब मस्जिद भी गिरा दी गई और सारी मज़ारें भी गिरा दी गई। अब वहां गुलाबबाड़ी है। तो अब देखिए पार्क वापस मिल गया। तो माई पॉइंट इज की साहब वो 4 बजे आदेश हुआ, 9 बजे बुलडोजर चल गया वहां पे। 3-4 बजे आदेश हुआ ज्ञान वापी में, और 7 बजे तक वहां घंटा घड़ियाल बजने लगा। तो योगी जो ये बात कह रहे थे कि मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, तो उसको उन्होंने साबित किया कई बार। तो वही कह रहे हैं, अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने तीर्थ ढूंढ सकूं। 54 तीर्थ ढूंढ चुका हूं, 68 तीर्थ होते हैं, 14 और बाकी अभी लग के ढूंढ रहा हूँ। और मथुरा वृंदावन में भी देखिए मैंने इतना ज्यादा पैसा लौट कर रखा है, यहाँ पे भी चपक के पैरवी भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो योगी 2 बातें कहते हैं, एक तो ये कि मौका मिले चूकना नहीं चाहिए, मुझे पास मौका है, जो कुछ संभव है सनातन के लिए मैं सब कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक बात वो और कहते हैं जिसमें मुझे कुछ ना कुछ योगी का दर्द भी झलकता हुआ नजर आता है। वो कहते हैं कि उन लोगों को दोबारा लाने से पहले एक बार सोच लेना कि अब वो लोग आए तो आपकी आने वाली पुश्तियां, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी और आपको कोसेंगी। और इस बात में मैं सहमत हूं। बात तो सही है। वो अखिलेश तो अपने कभी चूकते ही नहीं ना, वो डेली डेली अपना इंटेंट जाहिर करते हैं। और बात तो और तो चीज़ें, चलिए वो अंतर्राष्ट्रीय फिगर भी बन गए हैं कि साहब नेपाल में जब राजा के पुनर्स्थापना की जब बात हो रही है तो जो जुलूस निकलते हैं उसमें योगी जी का चित्र भी साथ में रहता है। देखिए गोरखनाथ मंदिर का नेपाल में आज से नहीं सदियों से होल्ड है, सदियों से होल्ड है। गोरखनाथ मंदिर में जो प्रसाद विशाद चढ़ता है वो नेपाल के राज परिवार से आता है। तो आज से नहीं, जमाने से होल्ड है। अलबत्ता पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली ये जरूर मची हुई कि कहीं खुदा ना खास्ता गोर नेपाल में हिंदू राष्ट्र बन गया, वापस आ गया। तो इसका जो पहला रिपल इफेक्ट आएगा कहाँ आएगा? तो भारत में तो एकदम तमाशा ही हो जाएगा ना कि देखिए साहब हो गया हो गया हो गया। अब हाँ, अब हमें क्या रोक रहा है? और यूपी से तो सटा हुआ राज्य है, बिहार से सटा हुआ राज्य है नेपाल। तो वहां तो जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा अब योगी का जब वहां फोटो लगाया गया तो वो ओली साहब के प्रधानमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के से आते हैं, जो वहां के सबसे बड़े वामपंथी हैं प्रचंड के बाद। प्रचंड को वामपंथी नहीं, वो तो माओवादी हैं। तो प्रचंड तो माओवादी हैं, ओली साहब वामपंथी हैं। तो सबसे ज्यादा मिर्ची तो इनको लगी, वो लगे चिल्लाने की, योगी का फोटो कैसे लगाया, योगी का फोटो कैसे लगाया? तो भाई वो तो संत ओली है, ओली योगी है साहब क्या? जो है वो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है वो। हम्म, कुल मिला के वो सीधे कार्ल मार्क्स नहीं और सब कुछ है। तो और इसलिए वो प्रचंड तो पूरा माओवादी है। आपने देखो तो माओवादी संगठन चलाता तो वो एकदम आतंकवादियों के फौज लेके चलता था प्रचंड। तो अब उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, वो लगे चिल्लाने की योगी का फोटो कैसे लगाया, योगी का फोटो। अब मजेदार बात यह है कि जो किंग ज्ञानेंद्र जिनके लिए इतना ज्यादा समर्थन आपको नजर आ रहा है, कोई जमाने में किंग ज्ञानेंद्र ही राजवंश के खत्म होने का कारण थे। इसी जमाने में नेपाल जो सेकुलर बना उसके भी कारण यही थे। इन्होंने राजवंश खत्म कराया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र खत्म कराया, क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र से वहां की जनता बहुत असंतुष्ट थी। और उसके भी कारण किंग ज्ञानेंद्र 5% थे, 95% उनके जो सुपुत्र थे क्राउन प्रिंस पारस। तो उस जमाने में भी इनसे कहा गया था कि आप सत्ता, आप सिंहासन छोड़ दें और सिंहासन अपने पुत्र पारस को ना देकर अपने पोते को दे दें, पारस के पुत्र को दे दें। तो जो क्राउन प्रिंस पोरस है वो दुनिया भर में घूम घूम के ड्रग स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार होता रहता है, वो लोगों को कुचल के मार देता है। वो तो उसकी अलग कहानी है। तो जिस शख्स से नेपाल की जनता इतनी नाराज थी, आज उसी शख्स के लिए इतनी बड़ी नारेबाजी हो रही है कि हमें वापस चाहिए। ये दिखाता है कि वामपंथी समाजवादी अपने काम में इतने सिद्धस्त हैं कि अगर इनको कुछ साल एकदम फ्री छोड़ दिया जाए तो देश का बाजा बजा देते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर जो है वो अ, दमन के अतिरिक्त उनके पास और कोई तरीका नहीं होता कि उसको होल्ड कर सकें। वैसे तो यदि आपने सोवियत यूनियन का भी इतिहास यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि
लेनिन तो चुनाव हार गया था 1917 में। देखिए साहब, जो ये लेनिन चुनाव 5 हार गया स्टेज था और ये उसके बाद उसने जो अपनी सोवियत थे उसके माध्यम से ड्यूमा पे कब्जा करके और फिर अपनी सत्ता चलाई थी। नहीं, ये पूरी दुनिया का इतिहास देखे ना, मार्क्सवाद की जो 5 स्टेजेस हैं, 5वें स्टेज में जहां के वो कहते हैं बॉर्डर्स विल विदर अवे, बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे, स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। वो 5th स्टेज है जो जिसका ख्वाब दिखाया जाता है, जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं आया। और जो 4th स्टेज है उसके जस्ट पहले वाली स्टेज क्या है, डिक्टेटरशिप, वो हर जगह आ गई। तो यानी पहली स्टेज से चौथी स्टेज तुरंत आ जाती है, और 5वीं स्टेज केवल एक ख्वाब बन के रह जाता है कि साहब स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो डिक्टेटरशिप तक जितने कम्युनिस्ट रिजीम है, चाहे वो चीन हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, रूस हो, ईस्टर्न यूरोप हो, तो डिक्टेटरशिप एक दिन में आ जाती है। और लेकिन वो जो फाइनली एक यूटोपियन ख्वाब है, the state will be the borders will be there, the state will be there, it will be a stateless society, वो बेवकूफी का एक यूटोपियन ख्वाब है जो दिखा के ये डिक्टेटरशिप चलती रहती है। आप मुझे बताएं ना, देखिए एक चीज होती है कि साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कहते हैं, यहाँ तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, जहां जहां गए इन्होंने आग लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन, एक भी अपवाद नहीं। करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली एग्रीड। अच्छा, एक ये भी खबर मेरे सामने चल रही है, क्या है कि साहब संभल में 1015 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और हर मस्जिद वो में पाबंद लेखपाल किए गए हैं, की पाबंद किए गए हैं, पाबंद किए गए हैं। डिटेन नहीं किए गए। आप तो खुद ही कलेक्टर हैं, आपने देखा है कि होली दिवाली पे नहीं, पाबंद होते हैं लोग, हर बार होते हैं। हाँ, पाबंद तो कराते हैं, इसमें आ रहा है कि हिरासत में ले लिया गया। तो हो सकता है कि उन्होंने पाबंदियां तोड़ी हो तो हिरासत में चले गए हो। कई बार पाबंद करके पाबंदगी के साथ में जो जमानत देनी होती है ना, उसको जमानत को तस्दीक नहीं करते हैं और उनको हो 2 सकता है, दिन के लिए डिटेन कर हो लेते सकता है, हैं। हो सकता है जमानत ना मिल रही हो ना, वहां तो आज की तारीख में जमानत देने वालों का भी टोटा बढ़ गया है, वहां हो सकता है जमानत ना मिल रही हो। भाई संभल का तो विचित्र हाल है ना, विचित्र हाल है। देखिए अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन भेजा, उसने जाके 7 किलोमीटर के संबल में 12 किलोमीटर का वक्फ एरिया निकाल दिया। 7 स्क्वायर किलोमीटर के संबल में 12-14 स्क्वायर किलोमीटर का वक्फ एरिया निकाल दिया। जिस शख्स के नाम से निकाला वो पूरे परिवार समेत गवाही देने आया कि साहब हमारे पास 3 जून खाने को नहीं है, हम इतना बड़ा एरिया कहां से देंगे, और हम नहीं, हमारे बाप दादा सब भिख मंगे थे। तो मतलब किसी के पास नहीं रहा है, ये एकदम फर्जी डीड है। तो जो लोग लेके गए थे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई। तो मतलब माता प्रसाद पांडे लेके गए थे, आप सोचे। तो एक वहां मैं हमेशा कहता हूं कि वक्फ बोर्ड, अभी मैं कल देख रहा था वक्फ बोर्ड, वो क्या इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है साहब, वो फोर्ट विलियम कह रहे हमारा है। हाँ, तो वो ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन उनका है। ममता बनर्जी का आधिकारिक आवास उनका है, संसद उनकी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका है। माई पॉइंट इज कि वक्फ ने आगे कदम बढ़ाकर सिर्फ 3 बार पीछे खींचा है। एक बार उन्होंने कह दिया जमीन हमारी तो हमारी, पीछे कभी नहीं गए। एक बार बनारस में यूपी कॉलेज को कहा हमारा है, योगी ने घुड़का, उन्होंने नहीं साहब गलती हो गई, आप ही का आप ही रखे। दोबारा कुंभ मेले की जमीन को कहा हमारा है, उसके बाद भी एकदम बैकआउट करके नहीं साहब गलती हो गई। और तीसरी बार संभल में कहा कि नहीं साहब गलती हो गई। वक्फ बोर्ड सिर्फ 3 बार पीछे हटा है, और तीनों बार पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में योगी के सामने हटा है, और वो कहीं पीछे हटने वाला आपको नजर नहीं आता। वैसे तो ये जो ईडन गार्डन्स वगैरह वाली जो ये है, ये तो वक्फ बोर्ड ने नहीं कही है, ये तो ऑल इंडिया आपके इत्तेहाद मुसलमीन ने कही है। और इत्तेहाद मुझे कभी मुसलमीन कभी तो लगता है ये सब मिलके वक्फ बोर्ड के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिस तरह के आए मान शाए ये दावे करते हैं, ये जानकर वक्फ बोर्ड का जो रहा सा जनाजा है वो भी निकाल रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं बाकायदा, हर चीज पे दावा कर देते हैं। नहीं, वो करते हैं ना, वो कहते हैं कि साहब कि ये देखिए कि ये जो ज़मीन है, इनकी थियोलॉजी जो है वो ये कहती है कि एक बार जो इलाका इस्लामी हुकूमत के अंदर आ गया, वो हो गया दारुल खिलाफा, मतलब दारुल खिलाफत, उनकी जो खिलाफत कैलिफेट उसका पार्ट हो गया। इसलिए वो तो ऑटोमेटिकली उनकी ज़मीन हो गई।
अब उसको आप वक्फ के जरिए ले लीजिए और चाहे हुकूमत के जरिए ले लीजिए, तो ये तो उनकी एक थियोलॉजी है। प्रोग्राम एक हम प्रोग्राम लोग आप समझते इसी नहीं पे हैं। एक प्रोग्राम आप इस पे स्पेन को बीच में रख के करिए। स्पेन भी अपने आप में एक वंडरफुल उदाहरण है। एक बार वो भी आप दारुल इस खिलाफा है। वो बाद में आप अम, सुनिए इनके खुतबे-वुतबे कि हमें जो है हमें क्या बोलते थे उसको, अल अंदलूस को वापस लेना है। अल अंदलूस लेना को। है ना, तो लेना है, तो ये बहुत दिन से कह रहे हैं लेना है। तो एक बार स्पेन के बारे में भी देखने और देखें। ये सब ऊट पटांग जो दावे हैं वो आपका और माहौल उड़ा रहे हैं, आपको और कमजोर बना रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इनकी जो हरकतें हैं उनको कोई संजय दीक्षित, कोई अनुपम मिश्रा उस कदर बेनकाब नहीं कर सकते जितना ये खुद अपने को करते नहीं, वो तो करते हैं साहब। मैं तो कहता हूँ कि हैं। सबसे अच्छा एजुकेशन यदि आप करना चाहते हैं, वैसे तो आप कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, वो भी अपने आप में बड़ा अच्छा एजुकेशन है। और उससे अधिक और डिटेल चाहिए तो फतावा आलमगीरी पढ़ लें। फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन हमारे यहाँ चल रहा है, लंबा प्रोजेक्ट है, 2 वॉल्यूम ट्रांसलेट हो चुके हैं, 8 बाकी हैं। और उसमें भी जो किताबुल वक़्फ़ है वो अभी-अभी हमने शाया की है, वो किताबुल वक़्फ़ पढ़ लें। तो ये सब बड़ा एजुकेटिव है, लेकिन इससे भी अधिक एजुकेटिव है, उसको मुझे लगता है कि किसी को करना चाहिए ये काम, कि साहब के जो जो मस्जिदों के जो ये जुम्मे के जो खुतबे होते हैं, इनका कंपाइलेशन होना चाहिए। इसमें साहब बड़ी गज़ब-गज़ब बातें कही जाती हैं, सुन के दिमाग हिल जाए। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इतना जोड़ दूं, ये जो खुतबे देने वाले वहां पे इमाम आपको नजर आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट 95% ऑफ देम, ये बाकी के समय दर्जी के और इस तरह के छोटे बड़े काम करते हैं, एकदम सिवाय उस खुतबे के बाहर एकदम अनपढ़, एकदम जाहिल। और कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई पंचर काम कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है, और बाकी समय वो मुस्लिम समाज को दिशा दिखा रहा है। इसी को तो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी कहते हैं साहब। इसीलिए तो कहते हैं साहब, देखिए हमारे यहाँ सब बराबर है। वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि दर्जी की इमामत की हैसियत नहीं है। इमामत तो फिर वही करेगा जो अ, अशराफ ब्लड का होगा। इतने ढेर सारी मस्जिदें ऐसी हैं, ज्यादातर मस्जिदों में एक अशराफ नहीं मिल रहा है साहब। कितने हैं अशराफ? तो बता तो रहा हूं आपको। एक अशराफ, और कई जगह तो मार के भगाए भी जा चुके हैं। कई, अरे कितनी जगह देखें आप, एक मस्जिद में बोर्ड लगा है यहाँ कि यहाँ पे बरेलवी नहीं घुस सकते, दूसरे में बोर्ड लगा है यहाँ पे देवबंदी नहीं घुस सकते, तीसरे में बोर्ड लगा आप क्या नहीं घुस सकते। यहाँ पे आके शिकायत कर रहे थे मेरे सामने, वो कहे साहब मस्जिद हमने बनवाई, वहां भी कह रहे थे कब्जा हुँ। बरेलवियों ने कर लिया। बरेलवी कह रहे हैं नहीं साहब इसमें पैसा हमारा ज्यादा लगा था, आपने वहाबियों की एंट्री बंद कर दी। तो इसमें आप देख ले, पूरा पूरे देश में जो, पूरी दुनिया में जो आपको नजर आ रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट देख लें आप। अगर शिया सुन्नी फसाद हटा दे तो देश का 90% फसाद दुनिया का तो खत्म हो जाता अपने आप में ना। मतलब इराक ले लें, सीरिया देख लें, ईरान देख लें, मिडिल ईस्ट, मतलब लीबिया देख, सब जगह आपको शिया सुन्नी फसाद नजर आता है, सब जगह, सबकी जड़ में। और तो और आपको पाकिस्तान तक में नजर आता है, अफगानिस्तान में नजर आता है। वो तो बैटल ऑफ सक्सेशन है ना, जब तक वारिस तय नहीं होगा तब तक वो झगड़ा चलता रहेगा। मोहम्मद साहब का वारिस कौन था? अबू बकर थे या अली थे? ये झगड़ा है। बैटल ऑफ सक्सेशन है, वो डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन है। डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन तो अब कोई कोर्ट तो तय करेगा नहीं इसको, कैसे तय करेगा? बताइए। वारिस कौन था? पहला तुर्की खलीफा के कौन बना? तुर्की के जो आखिरी खलीफा थे, जिनको कमाल अतातुर्क ने हटाया था, कमाल पाशा ने, हुँ। और जो जाके फ्रांस में रहने लगे थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी हैदराबाद के निजाम के लड़के से की थी। और उससे जो उनका नवासा पैदा हुआ था उसको उन्होंने कहा था ये अगला खलीफा होगा। और वो फिर? अगला खलीफा ऑस्ट्रेलिया में जाके भेड़ चराने लगा था। और उस समय बॉब हॉक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। जब उनको पता चला कि साहब यहाँ रह रहे हैं ये, जिनको खलीफा होना था, मिलने गए तो कहा साहब आप भेड़ चरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है,
हमारे तो हुजूर भी भेड़ चराते, तो उसमें ऐसी क्या बात है, हमने ऐसा क्या कर रहे हैं? हालांकि वो 1 लाख एकड़ का फार्म लेके भेड़ चरा रहे थे, और बाद में वो तुर्की में एक छोटे से फ्लैट में जाके उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे। तो क्या अब एर्दोगान कहता है ना कि वापस खिलाफत उस्मानिया को वापस मुकम्मल करने का अर्दोगान को तो खुद खलीफा बनना है ना, अर्दोगान को खुद खलीफा बनना है। देखिए, जिसको खिलाफत पास ऑन की गई थी उसने बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2 शख्स ऐसे थे जो खुद खलीफा बनना चाहते थे आज की तारीख में, अर्दोगान, और जब पिछला खलीफा हटाया गया था तो 1920 के दशक में मोहनदास करमचंद गांधी, मुझे लगता है वो भी खलीफा बनना चाहते थे जिस तरह उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। एक साहब मेरे सामने एक और क्लिपिंग चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ साहब कि ये मीम्स और क्लिपिंग जो योगी के चल रहे हैं ना, ये तो बहुत माहौल जो है ना, ये बिल्कुल पूरा बदले दे रहे हैं साहब। इसमें एक साहब मोमिन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि साहब उनसे पूछा गया कि क्या होली पर मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए, तो कह रहे हैं कि साहब कि हम होली से तो निपट सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो योगी और मोदी है। हे योगी, आज मैं देख रहा था अबू आजमी का इंटरव्यू। अबू आजमी से कहा गया कि साहब वो योगी जी कह रहे हैं तुमको ठीक कर देंगे, कि भाई क्यों ठीक कर देंगे, मैं तो ठीक हो गया ना, देखिए मुझको विधानसभा से निकाल दिया, मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया, मुझे गालियां दे रहे हैं, अब योगी जी मुझे क्यों ठीक करने की बात कर रहे हैं? कोई नॉर्मली योगी के अलावा कोई और पॉलिटिशियन होता तो जवाब होता हाँ ठीक कर दें, हम उनको देख लेंगे वगैरह वगैरह। नो, क्या योगी जी अब क्यों नाराज है हमसे, क्यों ठीक करने की बात कर, ठीक तो मैं हो गया ना, ठीक तो मुझे महाराज ने ही कर दिया, ऐसे ही कह रहे थे इन्हीं शब्दों में। यही देखिए अब इनका क्या जलवा था अबू आजमी साहब का एक जमाने में, आज देखिए। लेकिन वो बात यही है कि ये जो सारी गेम्स हैं वो एक दिन में ये पलट सकते हैं, जिसको स्थापित करने में 10 वर्ष से ऊपर लग गए हैं, वो इनकी सरकार जिस दिन आएगी ना, वो एक दिन नहीं लगाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, जितनी बार लोग कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, मैं कहता हूं भैया देश का सबसे बड़ा सूबा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और एक इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में इसकी चौथी पांचवी नंबर है। इस स्टेट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। भैया इन्हें भी रहने दो 10 साल, इनको आज हटा दोगे तो 7.5 साल में जो इन्होंने किया है 7.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो भाई प्रधानमंत्री होंगे तो थोड़ी खत्म करने देंगे। देखिए साहब, एक स्टेट जैसे आप सीएम एक चला बात सकता बता है, दूं पीएम आपको, कहाँ? योगी जी जो है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस करने में कोई किसी भी तरह का जो वो सहृदयता, विशाल हृदयता जो आप देखते हैं ना, वो नहीं दिखाने वाले हैं, पक्की बात जान लीजिए आप। और जो हमारे जो जज साहिबान हैं, जो इतना ज्ञान देते हैं, अभी जस्टिस मुरलीधर कह रहे थे ना कि साहब कि ये देखिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये एंटी कन्वर्शन लॉज आ गए। योगी जी रहेंगे ना तो वो भी अबू आजमी की तरह बोलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा, अगर मोदी को, योगी को आज आप प्रधानमंत्री यकीन माने, लेकिन समय उत्तर प्रदेश को ज्यादा आवश्यकता है, बाकी तो आप उन्हें केंद्र में ले जाएंगे तो उनको एक दिन में बयान देने, उन्हें एक दिन लगेगा बयान देने में कि ये बुद्ध का नहीं युद्ध का देश है। वो तो तो ये एक तो कर ही सकते दिन हैं ना, तो पहले ही कह चुके हैं वो तो। योगी जी ने कहा है ये बात कि नहीं कही अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं कही भाई, वो प्रधानमंत्री की बात का उल्टा कैसे कह देंगे? लेकिन हाँ, देखिए योगी बोलने में कोई लाग लपेट नहीं रखते, कोई संकोच नहीं रखते। मैं हमेशा कहता हूँ योगी कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहे हैं, योगी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो बहुत असाधारण हो, योगी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो बहुत गलत हो, योगी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो बहुत ज्यादा अतार्किक हो, लेकिन उसके बाद भी इतनी सीधी सिंपल सी बात कहने में किसी एक नेता को 100 साल लग गया, सही पूछे तो 1000 साल लग गया। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के ये भी खैर एक विषय है जिसके ऊपर काफ़ी गहन चिंतन किया जा सकता है, लेकिन ये अवश्य है कि साहब कि हमारा जो एलीट था वो एक समय पर उसकी जो एस्पिरेशन थी वो ये थी कि पहले कि वो मुगलों की तरह लगे
बाद में उसकी एस्पिरेशन थी कि वो अंग्रेज़ों की तरह लगे। उसके बाद तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए वो ही अपने आप को अंग्रेज़ ही दिखलाना और कहना चाहते थे। अब ये इतने दिनों तक ये चला है तो निकलना आसान नहीं है। हालाँकि ये जो इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ है इंटरनेट की वजह से, उसने काफ़ी इसको एक्सेलरेट किया है और एक्सपेडाइट किया है और आज हम और आप बैठे बात कर रहे हैं इस विषय पर, यही एक बहुत भारी उपलब्धि है। 10 वर्ष पहले तो ये भी नहीं हो सकता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये माहौल मोदी और योगी लेके नहीं आए हैं, ये माहौल योगी और मोदी को लेके आया है। सही बात और है ये ही तो। माहौल जो है वो इंटरनेट के चलते आया है, सोशल मीडिया के चलते आया है। इतना इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन आप कहाँ तक दबाओगे? जब इतना ओपन डिसेमिनेशन है इन्फॉर्मेशन का, आप दबा नहीं सकते इसको। कोई ना कोई एलन मस्क खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई ट्रम्प आ जाएगा, कोई ना कोई योगी आ जाएगा, कोई ना कोई मोदी आ जाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम। आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। सभी धन्यवाद। को होली की बहुत-बहुत शुभ